फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, हमारी क्लास 1 आज से स्टार्ट होगी। आप ये भी कह सकते हो यार, इसमें हम थोड़ा सा इस सिलेबस को समझाएंगे और साथ में इंट्रोडक्शन भी देंगे एथिक्स का, क्योंकि अब हम जो यहाँ से क्लास को नीतिशास्त्र को जो स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा जो यहाँ पे मेरी क्या अप्रोच होगी इस चीज़ को समझना, मैं यहाँ पे टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाऊँगा, लेकिन इन डेप्थ में पढ़ाऊँगा। इन डेप्थ का मतलब ये है कि यहाँ से क्वेश्चंस कहीं से भी आए, आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकें। साथ में ये लेक्चर जो होंगे ये डेफिनेटली सिविल सर्विस को ही डिवोटेड हैं, क्योंकि अभी सिलेबस जुड़ा है तो डेफिनेटली इसको हम सिविल सर्विस को लेके ही चलेंगे। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक नोट्स उठाने हैं, ठीक है। नोट्स उठाने हैं, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ, क्या क्या बोलता जाऊँ, आप अपने हिसाब से उसको अपने हिसाब से जो चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। तो नीतिश शास्त्र की जो क्लास है इसको बहुत अच्छे से इत्तेमाद से सुनिएगा। मैं यहाँ पे लाइक और जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तिनके के समान भी नहीं हूँ, बट मैंने क्या एथिक्स को समझा विदाउट डूइंग एनी कोचिंग, तो इसको मैं यहाँ पे जो समझाने की कोशिश करूँगा। जो भी मैंने अपने इतिहास में अगर हम बात करें, जो मैंने कभी कोचिंग नहीं ली थी, तो उसमें मैंने कैसे समझा, किस किस तरह से समझा हिंदी के अंदर, और उसी चीज़ को मैं यहाँ पे जो है समझाने की जो कोशिश करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक ओवरव्यू लेके चलते हैं एथिक्स को। पहले फटाफट देखो, एथिक्स का सिलेबस क्यों जोड़ा गया। पहले तो इसको समझें कि आपको पता है कि देश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है और काफ़ी सारे जो सिविल सर्वेंट हैं वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में भी बने रहे थे। तो उसी चीज़ को ताक पे रखते हुए यहाँ पे एथिक्स का सिलेबस जोड़ा गया, ताकि इथिकली जो है जो सिविल सर्वेंट है वो एक अच्छे बन सके, मैं सिविल सर्विस के, और साथ में एक अच्छे इंसान भी बन सके, राइट। तो उसी चीज़ को जोड़ के एथिक्स को जोड़ा गया 2013 के अंदर। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, ध्यान से समझना, यहाँ सिर्फ आपको टेक्निक की ज़रूरत है। इस चीज़ को समझना, आपको यहाँ पे नॉलेज ज़्यादा नहीं चाहिए। नॉलेज का पेपर नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर टेक्निक। टेक्निक अगर आपको आती है तो डेफिनेटली आप जो बहुत अच्छे से 120 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। और एथिक्स के अंदर हिंदी मीडियम को लेके 130 प्लस भी मार्क्स आए हैं। तो यानी कि जहाँ पर GS1 के अंदर, GS2 के अंदर या GS3 के अंदर जहाँ पे 100 क्रॉस करना हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है, वहीं पे 130 स्कोर भी किया जा सकता है। तो पॉजिटिव साइड ये है इसके अंदर कि अगर आप थोड़े से एक्टिव हो जाएं, थोड़े से चीज़ों को समझने की कोशिश करें, टेक्निक को समझें, एथिक्स को एक टेक्निकली चीज़ें की तरह से नहीं समझना। जैसे फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू सम सिनेरियो। मैं किसी का यहाँ किसी कोचिंग का तो नाम नहीं ले सकता क्योंकि ड्यू टू, बट मैं ये एक बात बोलूँगा, जो भी आप कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं ना दोस्तों, ऑनेस्टली बात करूँ, जो भी आप कोचिंग सेंटर के जो नोट्स पढ़ते हैं वो ऑलमोस्ट, मतलब मैं ये कह सकता हूँ बहुत टेक्निकली लिखे जाते हैं वो नोट्स। मतलब कि उसके अंदर दर्शन शास्त्र को घुसा दिया जाता है, जो बेसिकली यूपीएससी इस चीज़ की डिमांड कतई नहीं करता। कहने का मतलब ये है, यूपीएससी हमेशा यही बोलता है कि क्वेश्चंस जो होंगे वो बिल्कुल सिंपल्स होंगे, उनको आपने सिंपली जो है बिल्कुल आपने आंसर्स को देना होता है। मैंने काफ़ी सारे नोट्स देखे, वो लाइक फोटोशॉप की दुकान पे खड़े होके, तो वहाँ पे ये देखते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकल दी जा रही हैं, इसके प्रकार उसके प्रकार, ये है वो क्रिया ये क्रिया। इस तरह से क्वेश्चंस यूपीएससी नहीं पूछता। अब बिलीव नहीं है तो आप प्रीवियस पेपर्स को उठा के देखें, 2013 से लेके 2020 तक के जो भी तक हमारे पेपर हैं, क्योंकि ये तो सीरीज़ 2021 अक्टूबर में बन रही है। तो उस कंडीशन में आप जो पहले एनालाइज करें चीज़ों को, तो मैं आपसे क्या बोलूँगा, देयर शुड बी वन फर्स्ट स्टेप। अगर आप एथिक्स मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे फ्री में पढ़ाने जा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में पहले बहुत सिलेबस को समझो, सिलेबस को पहले जानो कि यूनिट 1 क्या कहती है। आपको पता है हमारे पास यूनिट 1 to 7 यूनिट है और साथ में हमारी केस स्टडी है, यानी कि पेपर जो है ऑलमोस्ट 125 to 130 मार्क्स की थ्योरी आती है और रेस्ट 125 to 130 डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे 120 हो गया तो 130 हो जाएगा, यहाँ अगर 125 है तो 125, 130 है तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के ये है कि आधे मतलब 50% मोटा मोटा थ्योरी आता है, जिसमें आपको लिखना होता है, जिसमें आपको एथिक्स को समझना होता है, और साथ में 50% केस स्टडीज आती है कि आपने नीति शास्त्र को लेके आपके अंदर वो डिसीजन पावर है, वो डिसीजन विल है कि आप जो उसको चीज़ को ले पाएँ। कि अगर आप डेफिनेटली कल को आप क्या नाम कैबिनेट सेक्रेटरी को भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या आपके अंदर ऐसी विल है जो आप अगर भारत किसी मतलब कि टफ मोड पे खड़ा हो तो क्या आप राइट डिसीजन ले पाएँ। तो इसी चीज़ को परखना ही ये यूपीएससी का एथिक्स पेपर के साथ दिया जाता है। इथिकली इसलिए देखिए, ये पेपर 2 सब्जेक्ट्स पे बना है। अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएं, थोड़ा डिटेल में घूमें, एक आपके डिसीजन मेकिंग क्षमता को जो है दिखाता है कि डिसीजन मेकिंग आपके अंदर कितनी है। एक तो उस चीज़ का ये पेपर है, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि 125 मार्क्स जो डिसीजन मेकिंग पहले सीसेट में जोड़ा जाता था, लेकिन अब उसको वहाँ से हटा के बेसिकली इसके अंदर जो है इंक्लूड किया गया एथिक्स के अंदर।
120 और ये 125 मार्क्स में सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए, दैट्स इट। आपको एथिक्स के बेसिक्स रूल्स पता होने चाहिए, उसी के बिहाफ पे आप जो केस स्टडी कर सकते हैं। बच्चे रटते रहते हैं, बच्चे जो है एक केस स्टडी को करते रहते हैं, नहीं, जब तक आप अपने दिल से कोई स्टेप्स को नहीं सोचेंगे। देखो फॉर एग्जांपल केस स्टडी को सॉल्व करने का तरीका मैं आगे भी बताऊंगा, जस्ट मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको यहाँ पे कि केस स्टडी बस अपने आपको ये एज्यूम रखो कि आप उस जगह हो, बस आपके पास उस जगह हो और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं उस पे आपने सोचना है। अगर वो ऑप्शन सोचते हो कि वो ऑप्शन लेता हूं तो उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट होंगे, क्या उसके नकारात्मक पॉइंट होंगे, अगर आप ये चीज़ें सोचने लग गए तो आपके लिए चीज़ें बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉम्ब थ्रेट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ा एक मेला लगा हुआ है और वहाँ पे आपको सडनली बॉम्ब थ्रेट की खबर आ गई और आपके पास 1 घंटे का टाइम है उस बॉम्ब को ढूंढने का और आप वहाँ के एसएसपी हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशंस को आपको समझना पड़ेगा। बॉम्ब थ्रेट है, अनाउंसमेंट तो कर नहीं सकते, अनाउंसमेंट करोगे भगदड़ मच जाएगी। तो आपको स्टेप्स, आपको रीबटल्स यूज करेंगे 1 घंटे के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। देयर शुड बी क्लोजेस्ट, जिसको बोलते हैं क्लोजेस्ट कॉल को हमेशा उठाना पड़ता है कि जो आपके अगर बात करें जो बिल्कुल हाँ कि ये चीजें हो सकती हैं। हवाबाजी यूपीएससी पेपर में कभी भी नहीं कर सकते आप। एथिक्स के पेपर में आपको एक सिंप्लिसिटी के साथ जो ये चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं भारत सरकार के अंडर है, भारत सरकार उसमें कर सकती है, तो आप उन्हीं कॉल्स को डिपिटल्स यूज करेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर है केस स्टडी का जिसको मैं आगे समझाऊंगा। अभी हम बात करते हैं थ्योरी पार्ट की। थ्योरी पार्ट के अंदर दोस्तों देखो होता क्या है इसके अंदर, थ्योरी पार्ट के अंदर थ्योरी में बेसिकली आपसे बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक चीजें ही पूछी जाती हैं, उसको आपने रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपको जोड़ना होता है। ये रियल लाइफ एग्जांपल इट कुड बी एनीथिंग, मैं बताऊंगा कैसे आप कलेक्ट करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन कोई भी जब आप एग्जांपल्स देते हैं तो उसको कोई ना कोई उसका एक आधार रियल लाइफ के साथ आपके इंसिडेंट के साथ अगर हो तो अच्छी बात है, मीडिया में चल रहा हो तो वो भी एक अच्छी बात है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको इस चीज़ों को सोचना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान के बेटे को आज बेल मिल गई है, राइट? जब बेल मिल गई है तो एक चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो गई, चाहे आप शाहरुख खान के बेटे हो चाहे पीएम के बेटे हो, लॉ से ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो भी एनसीबी ने जो भी प्रोसेस फॉलो किया अकॉर्डिंग टू द लॉ फॉलो किया, उन्होंने यही बोला कि लॉ सबके लिए इक्वल है। ये एक समाज को जो है अगर बात करें तो मैसेज यहाँ पे बहुत बड़ा जाता है कि चाहे आप कितने भी बड़े आदमी हो, लोग बोलते हैं ना पैसे से सब कुछ किया जा सकता है, वो चीज़ यहाँ पे उस धारणा को यहाँ पे गलत, इथिकली अगर बात करें तो गलत प्रूफ करी गई है। क्यों यहाँ पर लॉ सबके लिए ट्रीटेड इक्वल है। तो ये चीज़ आपको जो बेसिकली जो है समझनी यहाँ पे जो है पड़ेगी, राइट? तो अब समझते हैं, तो इसी चीज़ को एथिक्स को लेके चलेंगे। यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 तक के इसमें कुछ पार्ट्स हैं, हम डिफरेंट यूनिट्स पे चीज़ों को लेके चलेंगे। मैं आपको एनालाइज भी कराऊंगा कि क्या है, किस तरह से एथिक्स को पढ़ना है। जस्ट आपने अपने पेपर्स पे उठाने हैं और आपने उसके नोट्स बनाने हैं, दैट्स और सीरीज कंप्लीट भी होगी। देखिए यूनिट 1 की अगर मैं बात करूँ, देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, यूनिट 1 में कुछ टॉपिक्स हैं। नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीतिशास्त्र के आयाम, निजी सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा जो हमें मिलती है, वो सारी चीज़ें, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थानों की भूमिका, यहाँ हमारा यूनिट 1 जो है बेसिकली कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ भी बता दूं दोस्तों, यूनिट 1 से 2000 अगर हम 19 और 2020 का पेपर अगर देखें तो करीब 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे लिए 30 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस चीज़ को आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें आपने बहुत अच्छे से जो चीज़ें जो है आपने बिल्कुल जो है पकड़ के रख के चलनी है, राइट? तो हमें अगर हम सिलेबस को उसको तोड़ें तो हमें यानी कि हमें कुछ रीबटल्स हमें ये देखने को मिलते हैं। पहले तो हमें नीतिशास्त्र और मानवीय सह संबंध के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारा एक ट्रायल भी चलेगा जिसको ड्रिल कहते हैं कि भैया नीतिशास्त्र होता क्या है। तो आज की क्लास में नीतिशास्त्र होता क्या है उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर समझेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से हम नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह संबंध करेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार्थक को समझेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके निर्धारक और परिवार, परिणाम, नीतिशास्त्र के आयाम, नीति और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे। मैं आपको एक शॉर्ट ही यहाँ पे ये दे जरूर सकता हूँ, अगर जो बंदे मेरी वीडियो को देख लेंगे डेफिनेटली उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं बड़ी बातें तो नहीं कह सकता कि आप टॉप करेंगे, ये करेंगे। जस्ट मैं अपने तरफ से जो भी मैंने एथिकली चीज़ें समझी अपने पूरे करियर के अंदर, जब हम कभी अटैम्प्ट देते थे,
विदाउट डूइंग अ कोचिंग मैंने कैसे एथिक्स को तैयार किया, मैं उसी चीज़ का सार आपको यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने की जो कोशिश करूँगा। चलिए समझते हैं बेसिक से। देखो दोस्तों, हम यूनिट 1 समझ रहे हैं, हमें ये पता चल गया 30 मार्क्स के जो इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हमारी ये यूनिट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें जो है देखने को मिलती है। देखो नीति शास्त्र है क्या यार, ये चीज़ भी हटाओ अभी ये पीपीटी हटाओ, थोड़ा मन में सोचो। अगर मैं बात करूं, थोड़ा मैं एक ब्लैंक पीपीटी लेते हैं, फिर उसमें चीज़ों को जो लेके चलते हैं। हाँ देखो, यहाँ से अगर मैं बात करूं नीति शास्त्र क्या है, देखो पहले समझो कानून क्या है और नीति शास्त्र क्या है। हटाओ कानून में ये होता है कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ध्यान से समझना, जो चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं और वो अप्रूव्ड हैं, मतलब संसद द्वारा जो भी है उसको हम कानून कहते हैं, राइट। लेकिन नीति शास्त्र में ऐसा नहीं होता। नीति शास्त्र में चीजें लिखी भी हो सकती हैं और नहीं भी लिखी हो सकती। कैसे? कानून क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, आपने रेड लाइट जो है आपने मान लो जंप कर दी, ठीक है, आपको यू शुड पे द फाइन। क्यों? क्योंकि वो कानून की परिभाषा के अंदर आता है, राइट। एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप जाते हैं और जैसे कि मैंने एक बाइक का एग्जांपल दिया, एक किसी और क्षेत्र से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लॉ। मान लीजिए आपने चोरी करी। अगर आपने चोरी करी तो बेसिकली इसमें लिखा गया है कि अगर आप चोरी करते हैं तो भी कानून के अगेंस्ट है, तो उस कंडीशन के अंदर वो आप उस पर फाइन करेंगे या फिर आप जेल भी जा सकते हैं। या फिर आप अगर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, अगर आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं मार्केट के अंदर कि फॉर एग्जांपल दंगे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, उस केस में, उस बिहाफ में भी आपको जो है सज़ा हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये चीज़ें कानून में लिखी गई हैं। समझ आ गया? आई होप अभी तक कुछ चीज़ें डाउट, यानी कि एक, जब आपको लाल बत्ती तोड़ें तो उस पर आपको सज़ा हो सकती है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं, आप गाड़ी चला रहे हैं तो भी आपको सज़ा हो सकती है। उसको हम कानून के तौर पे, हम कानून के दायरे में नापते हैं। जैसे कि SRK का बेटा है, NCB ने ड्रग्स केस के अंदर उसको पकड़ा, उसके पास से ड्रग्स मिली नहीं मिली वो एक अलग कहानी, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, पर उसको जेल हुई, लाइक ठीक है, बेल मिली, वो एक अलग कहानी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कानून के थ्रू थी। लेकिन अगर मैं इसी एग्जाम्पल को मैं एक अलग चीज़ से मैं बोलूँ, जैसे कि देखो इसने ड्रग्स लिए, ड्रग्स मान लो लिए, जो भी है व्हाटसोएवर, मैं आई एम नॉट श्योर, मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। अगर इसने ड्रग्स लिए तो ये कानून का उल्लंघन किया, तो कानून इसको क्या करेगा? ये इसको सजा देगा या छोड़ देगा, राइट? यही होगा, या फिर छोड़ देगा। लेकिन नीति शास्त्र के अंदर ऐसा नहीं होगा। नीति शास्त्र यहां पे ये करेगा, क्या ड्रग्स लेना सही है? नीति शास्त्र इस चीज को लेके चलेगा कि क्या ड्रग्स लेना सही है। अब दो बातें, या तो यस या फिर नो। लेकिन अगर हम एक लार्ज स्केल पे चीजों को देखें, लार्ज स्केल मतलब बड़े चीजों पे समझें, तो हमें ये चीज पता चलेगा कि ड्रग्स लेना सही नहीं होता है। इससे हमारे नशेड़ी मतलब कि जनसंख्या का वृद्धि होती है, इसमें नशेड़ी लोग आगे आते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारे देश को बहुत ज़्यादा घाटा होता है, और बट्सवेबल GDP फॉल होती है, एवरीथिंग, वो एक अलग कहानी है। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ड्रग्स में कानून कैसे, हमने इस चीज़ को नोटिस किया। नीति शास्त्र में ये चीज़ें फोकस होती हैं कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। तो यानी कि जब किसी चीज़ का मूल्यांकन किया जाता है सही और गलत में, यानी कि जब मूल्यांकन किया जाता है सही या फिर गलत में, या फिर ठीक में या फिर खराब में, एंड सो ऑन, अच्छे में या बुरे में, या फिर बुरे में, तो ये बेसिकली नीति शास्त्र के अंदर आती हैं चीज़ें कि समाज को उसको ये एक समाज को बहुत बड़े एंगल में देखता है। देखो इस चीज़ को समझना, कानून का दायरा बहुत छोटा होता है,
कानून का देखो जो सोच होती है, देखो यार ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, मत ढूंढना, ये मेरी खुद की अपनी इथिक्स है, ठीक है। तो प्लीज़ नो नीड टू गो एंड हेयर देयर, जस्ट मेरे विचार को समझो, मेरे मेरी डेप्थ को समझो, बस इसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी। देखो कानून जो होता है बेसिकली एक सोच, मतलब जो इसका जो दायरा होता है, जो इसका दायरा होता है दोस्तों, ये काफ़ी संकीर्ण होता है, राइट। जो कानून में लिखा वही फॉलो करेगा, नहीं लिखा तो ठीक है छोड़ दें। लेकिन नीति शास्त्र के अंदर इसका दायरा जो होता है ना वो काफी, अगर हम बात करें, बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। चीजों को यहां पे तर्क के ऊपर रखा जाता है, क्या ये चीजें इथिकली ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि महिलाओं को पर्दा के अंदर रखा जाना चाहिए, ये हमारा कल्चर कहता है, लेकिन अगर हम इथिकली देखें क्या ये सही है कि महिलाओं को भी पर्दे में आज के समय पर्दा प्रथा के अंदर रहना, क्या ये अनिवार्य है। अगर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखें, मॉडर्न युग को देखें, अगर हम आज के समय मोबाइल का युग है, स्मार्टफोन का युग है, इंटरनेट का युग है, क्या उस कंडीशन में भी आज के समय अगर राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, वहाँ पे जो महिलाएं पर्दा में रहती, जो पर्दा प्रथा में रहती हैं, क्या वो सही कर रही हैं। एक तरफ यहाँ द्वंद्व भी देखने को मिलेगा, एक तरफ आपको एक कल्चरल एस्पेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे कि हाँ ये हमारी संस्कृति है तो ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एक तरफ आप अगर इथिकली देखेंगे तो ये चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। क्यों? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये राइट देता है कि सभी वुमेन्स और मेंस जो है हमारे इक्वल हैं। तो जब वुमेन्स पर्दा करे तो मेंस क्यों नहीं कर रहे हैं फिर पर्दा। तो यानी कि हमें यहाँ पे एक ये चीज़ मिली कि एथिक्स का जो दायरा होता है, जो नीति शास्त्र का जो दायरा होता है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। आप समझे मेरी बात को? यानी कि इसमें हमें यह पता चला, यहां पे आपको नीति शास्त्र के अंदर द्वंद्व भी देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। एक आपको बोल सकता हूं कि विचारधारा में मतलब कि एक विरोधाभास भी देखने को मिलेगा, लेकिन इथिकली नीति शास्त्र यही कहता है कि क्या ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं, या अच्छी हैं या बुरी हैं, एंड सो ऑन पे ही जो है बेसिकली लाके एक तर्क के ऊपर जो चीज़ों को लेके चलता है, इसी को नीति शास्त्र कहते हैं। समझ आया? बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन में, एक सिंपल आम बोल भाषा में, कोई किताबी ज्ञान नहीं, बिल्कुल हटा के जो मैंने अभी तक समझा मैं आपको यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश करी। अब चलते थोड़ा बैक टू द टॉपिक पे। तो दोस्तों हम नीति शास्त्र परिभाषा और अवधारणा को समझ रहे थे, हमने पहले एक बेसिक शास्त्र को समझा, अब समझते। देखो नीति शास्त्र मानव आचरण में सही या गलत क्या है इसका अध्ययन करता है। देखो यह तो सही, हाँ भी ये चीज़ें सही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, आपको पता होगा अभी सऊदी अरेबिया के अंदर वुमेन्स को ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया। भारत के अंदर तो कब से है, वुमेन्स को वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया कि हाँ ठीक है, अब वहाँ की औरतें भी जो हैं गाड़ी चला सकती हैं इथिकली। अब इथिकली सोचो क्या ये सही है? हाँ भाई सही है, क्योंकि सबको समानता का व्यवहार तो देना चाहिए, राइट। अगर वहाँ पे इससे पहले अगर 2 साल पहले की बात करें कि भाई वहाँ पे औरतों को वहाँ पर ड्राइवर मतलब गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं था, तो उस कंडीशन में अगर आप इथिक्स को देखें तो हाँ यार ये तो चीज़ें गलत है, वहाँ पे गलत थी क्योंकि वहाँ पे अधिकार नहीं था। तो यानी कि इथिक्स शास्त्र अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सही और गलत पे ही जो है इसका जो है अध्ययन करता है, और बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर करता है क्या ये चीज़ें सही हैं सच में। जैसे कि आज के समय हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा कि मेट्रो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रेल है, रेल के अंदर जनरल क्लास के अंदर मैंने सफ़र किया है, एक सीट पे 8-8 लोग बैठते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पर लोग भेड़ बकरियों की तरह बैठा है कि रखा जाता है जनरल क्लास के अंदर। तो क्या उनके साथ मानवता का व्यवहार नहीं हो सकता? क्या उनको लिमिटेड सीट्स के साथ अलॉटेड नहीं किया जा सकता? तो क्या ये चीज़ें सही हैं गलत हैं? अगर कानून के हिसाब से देखें 8-8 आदमी बैठ रहे हैं तो हाँ चीज़ें सही है ना यार, जनरल क्लास है, पहले आओ पहले पाओ, जहाँ सीट मिले वहाँ बैठो। लेकिन इथिक्स क्या कहता है? इथिक्स ये कहता है यार मानवता भी तो एक चीज़ है, हम इंसान हैं, भेड़ जानवर तो नहीं। तो उस कंडीशन में लोगों के साथ एक सही व्यवहार, मतलब कि जहाँ पे सिर्फ 3 या 4 आदमी बैठ सकते हो, 8-8 आदमी बैठ रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत भी हैं। तो इथिकली जो कानून सही कह सकता है, ध्यान से समझना, यानी कि हमें कंक्लूजन यहाँ पे ये मिलता है, अगर मैं अपनी बात को एंड करूँ, हमें ये पता चलता है कि जो कानून किसी चीज़ को अगर ठीक पर ठहरा सकता है, जरूरी नहीं कि नीति शास्त्र उसको ठीक ठहरा दे, उसको गलत भी कर सकता है।
आप समझे मेरी बात को? तो नीति शास्त्र का यानी कि अगर ये कानून है तो नीति शास्त्र ये है, यानी कि नीति शास्त्र के अंदर ही जो हमें कानून देखने को मिलता है। आप समझे मेरी बात को? आई होप आप जो है चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा दोस्तों। हाँ, तो यानी कि हमें ये पता चला कि नीति शास्त्र मानव आचरणों में सही या गलत क्या है, इसका अध्ययन है। यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन करती है, इसलिए नैतिकता को नैतिक दर्शन के रूप में जो बेसिकली इसको जो है जाना जाता है। अच्छा और बुरा, सही गलत, गुण दोष, न्याय जुर्म जैसी अवधारणाओं को परिभाषित करके नीति शास्त्र मानव नैतिक और नैतिकता के प्रश्नों को सुलझाने का जो है बेसिकली प्रयास करता है कि क्या कोई चीज़ सही है। जैसे मैंने आपको सर्टेन एग्जांपल्स दिए, तो उस कंडीशन में यही चीज़ दिखाता है कि क्या चीज़ें सही हैं या चीज़ें गलत हैं या फिर किस तरह से है। तो यही सब जो अगर बात करें तो नीति शास्त्र के अंदर इन प्रश्नों को जो सुलझाने का जो प्रयास किया जाता है। यह हमारे कर्मों या आचरणों, ऐच्छिक क्रियाओं का समग्र अध्ययन करता है। अतः इसे आचरण शास्त्र भी जो है अगर बात करें तो कहते हैं कहीं ना कहीं अगर जब चीज़ें हमारे कर्मों या फिर आचरणों को अगर समग्र अध्ययन करते हैं तो उसको जो है बेसिकली आचरण मतलब आचार शास्त्र भी जो है बेसिकली जो है कहा जाता है। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, इसकी कसौटी क्या है, जो शास्त्र इन पर विचार करता है। मतलब आपका आचरण कैसा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, हमारा देश कैसे चलना चाहिए, हमें मतलब हमारे देश में क्या चीज़ें सही चल रही हैं नहीं चल रही हैं, ये अगर हम इसको नीति शास्त्र के ऊपर लेके चलें, हमारा एक सिविल सर्वेंट कैसा होना चाहिए, किस तरह से नहीं होना चाहिए, एक आईएएस अधिकारी कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर हम बात करें तो बेसिकली जो है नीति शास्त्र के ऊपर जो है चीज़ें जो है लेके चलती हैं। और कहीं ना कहीं जैसे ही आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो लोक प्रशासन के अंदर यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नीति शास्त्र का एक बहुत बड़ा अगर हम बात करें तो अहम रोल जो हमें जो देखने को मिलता है। दोस्तों आज का पहला लेक्चर था, इसमें मैंने बहुत बेसिक से बताया। आज आपके कंसेप्ट्स को मैंने क्लियर किया कि क्या एक फ़र्क होता है, और ये भी दिखाया कि बेसिकली नीति शास्त्र के अंदर अगर हम देखें तो सही और गलत, गुण और दोष, अच्छा और बुरा को ही जो है देखा जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को हम आगे जो चीज़ें लेके चलेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।